अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर मैं आपको करवा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। बेसिकली इससे पहले जो है मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की थी, वो थी सारे प्रेजेंट फॉर्म की वीडियोस। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की इन तीनों टॉपिक्स को मैंने अपने उस पिछले वीडियो में कवर किया था। उसी के साथ जो है वो आज मैं दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड तमाम जितने भी कन्फ्यूजन आप लोगों को होते हैं वो सारे क्लियर करने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि कॉन्टिन्यूअस जो है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है, और उनकी पहचान किस तरह से की जाती है, और इन स्पोकन इंग्लिश में आपके लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो मैंने सोचा कि एक सेपरेटली वीडियो इस की भी बनाई जाए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि आखिर जो है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है और कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ पर यूज़ करते हैं और उनके जुमले की पहचान क्या होती है, और आप किस तरह से पहचानेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है और अपना बहुत ज़बरदस्त सा फीडबैक देना है। वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बिलो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इससे पहले जो है वो मैंने टेंसेस की तमाम ओवरऑल वीडियो एक वीडियो में भी बना के रखी है, जो 28 मिनट्स की मेरे चैनल पर मौजूद है। यहाँ पर मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। उनसे भी सारे आपके जो है वो डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी थॉट्स आपको आते हैं टेंसेस से रिलेटेड, और टेंशन जो आपको लगता है टेंस, वो आपके सारे हो जाएंगे क्लियर उनको देखने के बाद। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग, without any जी। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टेंस क्या होता है बेटा। टेंस जो होता है इसमें तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। टेंस मतलब होता है टाइम। टेंस जो है वो टाइम से टेकन है, जिसमें तीन चीज़ें टाइम में हमारे आ जाती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में ये तीन टाइम मौजूद होते हैं। एक प्रेजेंट का टाइम होता है, एक पास्ट का टाइम होता है और एक फ्यूचर का टाइम होता है। ठीक है। प्रेजेंट वो होता है जो आपका अभी चल रहा है, जैसे आज का पूरा दिन, या आप जो है वो आपने किस तरह से किया, सुबह उठकर नाश्ता जो किया, फिर खाना खाया। ठीक है। ये आपका पूरा दिन, आज का जो डे था ना, वो आपके लिए प्रेजेंट था। ठीक है। इसी तरह से जो अभी आपका टाइम हो रहा है वो रात का वक्त हो रहा है। ठीक है। लेकिन सुबह आपने जो नाश्ते में खाया वो आपका पास्ट मूवमेंट हो गया। ठीक है। मूवमेंट हो गया। और फ्यूचर जो है वो आपका आने वाला कल। अब आपने कल के लिए कुछ प्लान किया होगा कि मुझे यहाँ जाना है, या मुझे ये काम अपना ख़त्म करना है, या मुझे अपना काम टैकल करना है, तो ये आपका फ्यूचर है। ठीक है। आज जो है वो इनके तीनों पार्ट्स के हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। उससे भी पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि बेटा सेंटेंस तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सेंटेंस का मतलब होता है जुमले। सेंटेंस में तीन चीज़ें आ जाती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा वो होता है जो काम करने वाला होता है। वर्ब वो होता है बेटा जो काम करता है, मतलब जो काम है वो जो काम है उसको वर्ब कहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत घिसा पिटा हो गया ये, दूसरा ले लेते हैं थोड़ा सा। बच्चे शोर मचाते हैं, ये भी थोड़ा पुराना है लेकिन चलें इस्तेमाल करते हैं। तो चिल्ड्रन वो है सब्जेक्ट। शोर मचाते हैं। ठीक है। नॉइस करते हैं, वो शोर मचाते हैं, जो वो उनका काम है ना बेटा, वो वर्ब है। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं, तो वो जो क्लास है वो क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, कि क्लास में वो क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया तीनों। आई थिंक के तीनों जो हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम करने वाला है, जो मतलब जो काम परफॉर्म कर रहे हैं उसे वर्ब कहते हैं। और जिस पर परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, जिस चीज़ पर परफॉर्म कर रहे हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ मालूम होना इन टेंस के, इन ग्रामर, कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। देखें बेटा, फर्स्ट पर्सन वो होता है
जैसे कि आई, मी, माई, माइन। ये जो इनकी फैमिली जो होती है ना, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फैमिली कहलाती है। वी, आर, अस, आर सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन की प्लूरल फैमिली कहलाती है। ठीक है, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? यू, योर, योर सेल्फ को क्या कहते हैं हम? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। थर्ड पर्सन में भी दो कैटेगरीज है, एक सिंगुलर कैटेगरी है, एक प्लूरल कैटेगरी है। यहाँ पर गौर से सुनिएगा। ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, हिज, हिम और हर। ठीक है, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर में देखें, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, ठीक है, और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर है। ठीक है, इसी तरह से जब मैं ही के अपने के लिए यूज करूंगी, जैसे कि उसने अपना फोन तोड़ा, ठीक है, ही ब्रोक हिज फोन या हिज मोबाइल फोन। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अपने के लिए मैंने यहाँ पर हिज लगाया। ठीक है, तो ये इसके अपने के लिए जब बोला जाएगा कि वो अपनी किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर आपने हिज बुक लिखना है। ठीक है, और अगर उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करते हैं, जैसे कि पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, तो आपने ही का हिम लगाना है। ठीक है, शी का अपने के लिए भी हर यूज होता है, और उसका जब हम कहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? हर यूज करते हैं। मतलब शी का ऑब्जेक्टिव भी आपका हर है, और शी की जब अपने के लिए भी यूज होगा तो हर। ठीक है, तो ये ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, ये आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन है। ठीक है, और दे, देम और देम सेल्फ, ये आपका बेटा क्या है? प्लूरल थर्ड पर्सन है, याद रखिएगा। चलते हैं, आज की वीडियो का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक पढ़ाने का सिर्फ मेरा यही मकसद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आए, और इन टेंस बनाते हुए, जुमलों को स्ट्रक्चर करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो जुमले के आखिर में बेटा, ये रिटर्न में फॉर्म में बता रही हूँ आपके, कि अगर आप रिटर्न फॉर्म में सेंटेंस बनाते हैं तो जुमले के आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहा होगा, रही हो, रहा है, रही है, रहे होंगे। ठीक है, वो खाना खा रहे होंगे, वैसे नहीं, ये नहीं आएगा, रहे होंगे नहीं आ रहा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, होंगे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ठीक है, जैसे कि वो लोग मनोड़ा बीच जा रहे हैं। वो लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा? मनोड़ा बीच जा रहे हैं। वो पूरा घर साफ कर रही है। माली पौधों को पानी दे रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये रिटन फॉर्म में जो काम परफॉर्म हो रहा है जिस टाइम। अब जैसे कि बेटा, मैं अभी मेज साफ कर रही हूँ, तो वो मेरा प्रेजेंट मूवमेंट है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मूवमेंट मेरा चल रहा है। जब आप जुमले में बोलते हैं, आप वो चीज काम कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि रुके, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ ना, तो ये जो आना है, आ रही हूँ, तो ये क्या आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जुमले हैं। अब इसको आप स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से पहचानेंगे बेटा? इसको स्पोकन इंग्लिश में पहचानने की सबसे इजी तरीका ये है कि उनके सेंटेंस में इज, एम, आर मौजूद होगा। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आईएनजी मौजूद होगी। जैसे कि शी इज टेकिंग हर मोबाइल फ्रॉम द टेबल। ठीक है, वो अपना मोबाइल ले रही है टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, मैंने क्या बोला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टेक और आईएनजी लगाए तो टेकिंग हो गई, और इज वहां पर मौजूद था। ठीक है, तो यहाँ पर इज, एम, आर। यस, अब गौर सुनिएगा कि हेल्पिंग वर्ब आपने कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करना है। अब मैं बोलूंगी दे आर कमिंग टू आवर हाउस, वो लोग हमारे घर आ रहे हैं, या वो हमारे घर आ रहे हैं। ठीक है, तो दे आर। अब देखें, यहाँ पर आपने पिक करना है कि हेल्पिंग वर्ब आर आ रहा है, और कमिंग है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रही है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो गया। अब और यहाँ पर बात सुने बेटा, कि इज, एम, आर आपने कहाँ कहाँ यूज करना है। इज आपने ही, शी, इट, एनी सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आपने इज यूज करना है। जैसे कि ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, जैसे कि सिर्फ सिंगल नेम हो, इट का यूज हो रहा हो, और ही, शी का यूज हो रहा हो, या किसी एक सिंगुलर नेम का यूज हो रहा हो, तो आपने वहां पर इज लगाना है। आई के साथ आप एम लगाएंगे। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग अ नॉवल। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग द फूड। I am eating the biryani. I am eating the zinger burger. I am eating the yogurt.
अब बहुत सारी भूख लग गई होगी आप लोगों को। तो यहाँ आई के साथ मेरा मकसद यही बताने का कि आई के साथ आपने एम लगाना है, ठीक है। और सारे प्लूरल के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ आपने आर लगाना है। एक्सेप्ट फर्स्ट पर्सन में आपका आई मौजूद है तो आपने आई में सिर्फ एम का यूज करना है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। याद रखिएगा आई हमेशा एम के साथ आता है इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा काम करने वाला। हेल्पिंग वर्ब में बेटा तीनों चीज़ें आ जाती हैं, इज, एम और आर, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिया है, अहमद क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अहमद क्रिकेट खेल रहा है। अब रहा है आ गया, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है? इन रिटन फॉर्म में बता रही हूँ कि लिखने के तरीके में आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। लेकिन जब कोई आपके सामने बोल रहा होगा कि ही इज़ ईटिंग फूड, ही इज़ ईटिंग फूड ऑन टेबल, जब मतलब वो खाना खा रहा है टेबल पर, जब आपके सामने इस तरह से बातें होंगी तो आप इस तरह से पिक करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब टीचर ने बताया था इज एम आर यूज होगा और इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगी। तो ये स्पोकन इंग्लिश में कौन सा हो गया? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो है सेंटेंस है। अब यहाँ पर अहमद को देखें, अहमद लड़का है, ये सब्जेक्ट है क्योंकि अहमद के बिना तो क्रिकेट हो नहीं सकता और विदाउट सब्जेक्ट कोई भी टेंस नहीं बनता है। ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो अहमद आपका सब्जेक्ट है तो आपने अहमद लिख दिया। अहमद इज अ सिंगुलर फॉर्म, मतलब इज अ सिंगुलर नेम, एक लड़के का सिंगुलर नेम है ये, तो आपने उसके साथ आग बंद कर कर इज लगाया क्योंकि मैंने बोला है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप इज लगाएंगे। खेलने की इंग्लिश बेटा क्या होती है? प्ले होती है। क्या होती है बेटा? प्ले। और फिर आईएनजी उसके साथ आपने अटैच करना है, फर्स्ट फॉर्म प्ले and ing to attach in this verb, so you call this, you can call this playing, ठीक है। अहमद इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है बेटा? क्रिकेट। क्रिकेट उसका क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे नेगेटिव इसका बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपने क्या करना है? आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है बस। अहमद इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब आपने इंट्रोगेटिव बनाते वक्त आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? अहमद। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? क्रिकेट। इज अहमद प्लेइंग क्रिकेट? इज अहमद नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रो नेगेटिव में बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लाजमी पुट करना है, इंट्रोगेटिव में भी और इंट्रोनेगेटिव में भी। ये आपका सेंटेंस यहाँ पर रेडी हो गया। अब आगे चलते हैं जी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस से मुराद है कि जुमले के आखिर में आता है बेटा रहा था, रही थी, रहे थे इन रिटन फॉर्म, ठीक है। जब आप जुमले लिख रहे होंगे तो वहाँ पर इन रिटन फॉर्म आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। अरे फौरन से पिक कर लिया, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो टीचर ने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया है कि जुमले के आखिर में ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको रट्टा नहीं मारना है। स्पोकन में आप किस तरह से समझेंगे? स्पोकन में आप इस तरह से समझेंगे कि बेटा पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज होता है और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाते हैं। सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ चेंजिंग आती है। हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजिंग आती है बेटा? वाज और वर की। अब यहाँ पर मेरी बात बगौर सुनिएगा, ही शी इट एनी सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आपने वॉज लगाना है, आई के साथ वॉज लगाना है, बाकी तमाम चीज़ों के साथ आप वर्ड लगाएंगे। जैसे कि फर्स्ट पर्सन के आई को छोड़ के तमाम चीज़ों के साथ आप वर्ड लगाएंगे, दे के साथ वर्ड लगाएंगे, यू के साथ वर्ड लगाएंगे। और इसे वियर नहीं पढ़ते बेटा, इसे वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? वर। अहमद क्रिकेट खेल रहा था। अब आपको देखने से ही समझ में आ गया कि जुमले के आखिर में तो रहा था आ रहा है, रहा है नहीं आ रहा है। जैसे कि रहा था आ रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस के जुमले यहाँ पर लिखे हुए हैं,
ठीक है। अब अहमद आपका सब्जेक्ट हो गया, अहमद। हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ पर देखिए सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो आपने अहमद के साथ क्या लगाया, वॉज लगाया। क्या लगाया, वॉज। खेलने की इंग्लिश बेटा क्या होती है, प्ले। और आईएनजी जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लेइंग। अहमद वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्रिकेट है। इसी तरह से आपने इसके नेगेटिव बनाते हुए भी कोई प्रॉब्लम आपने फेस नहीं करनी है, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जैसे वॉज है तो नॉट लगा दें, वर है तो उसके बाद नॉट लगा दें, बाकी पूरे सेंटेंस को वैसे ही लिख दें। इंट्रोगेटिव बनाते वक्त, इंट्रोगेटिव बनाते वक्त आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देना है, वॉज अहमद प्लेइंग क्रिकेट। वॉज आपने लिखा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आपने वॉज लिख दिया यहाँ पर, वॉज, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया अहमद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या किया आपने, इंट्रोगेटिव बनाते वक्त आपने क्या करना है, वॉज नॉट भी आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे वॉजेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा, वॉजेंट अहमद प्लेइंग क्रिकेट। बट मुझे सेंटेंस ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने लिखा है वॉज अहमद नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दो चीज़ों का इसमें ख्याल करना होता है, एक आपका हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाएगा। बेटा देखें, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो का मतलब है तो आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड बाहर निकाल दिया, और नेगेटिव का मतलब है कि सेंटेंस में ज़रूर नॉट आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, वॉज अहमद नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल। आगे देखते हैं जी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से मुराद है कि आप अपने फ्यूचर में रहकर वो काम कर रहे होंगे या रही होंगी, और उसका जिक्र आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट पर बैठकर करते हैं, कि मैं तो अपनी पढ़ाई कर रही होंगी, मैं तो बाहर घूमने जाऊंगी, मैं अमेरिका मैं अमेरिका जा रही होंगी, मैं पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जा रही होंगी, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होंगी। जब इस तरह से आप बातें करते हैं बैठकर, अपने एक तरह से आप अपने थॉट्स जाहिर करते हैं अपनी फैमिली को, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जुमले के आखिर में बेटा रिटर्न फॉर्म में आप देखें तो आ रहा होगा, आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि मैं बाहर घूम रही होंगी, मैं प्रैक्टिस कर रही होंगी, मतलब कि वो प्रैक्टिस कर रही होगी डॉक्टर की या फिर इंजीनियरिंग की, वो प्रैक्टिस कर रही होगी बेटा, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि अब आप स्पोकन सेंटेंस को किस तरह पकड़ेंगे, कि ये फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट का है, या पास्ट का है। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल और शैल, विल और शैल। अब यहाँ पर बी भी साथ में यूज करना है आपने, विल भी आपने यूज करना है और शैल भी यूज करना है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। अगर आपके सामने कोई बोलेगा दे विल बी गोइंग टू इस्लामाबाद, मतलब कि वो इस्लामाबाद जा रहे होंगे। अब टीचर ने क्या बोला है कि विल बी और शैल भी आएगा, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, और साथ में ये भी देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रही है या नहीं। जैसे कि आपके मम्मा ने बोला कि वी विल बी गोइंग टू इस्लामाबाद, या वी विल बी गोइंग टू अमेरिका फॉर योर स्टडीज, मतलब कि हम अमेरिका जा रहे होंगे तुम्हारी स्टडी के लिए, मतलब कि यहाँ पर तो हम इतना अच्छा तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, हमें वहीं जाके तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट करवानी होगी। जब आप इस तरह से बोलते हैं कि वी विल बी ईटिंग जिंगर बर्गर, हम जिंगर बर्गर खा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने विल बी भी बोला है और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाई है, तो पकड़ लिया आपने, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ये, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखें, अहमद क्रिकेट खेल रहा होगा। बेटा मैंने सेंटेंस सिर्फ एक ही लिया है ताकि आपको सही मानों में समझ में आए कि एंड पर क्या होता है और किस चीज़ की चेंजिंग की वजह से क्या सेंटेंस क्या हो जाता है। अगर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा था प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, सिंपल। और स्पोकन में तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि आप किस तरह से पकड़ेंगे कि ये स्पोकन इंग्लिश कौन सी सेंटेंस में है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट है, या प्रेजेंट है, ठीक है। अहमद आपका क्या है, सब्जेक्ट है, आपने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, टीचर ने बोला है विल बी। अब यहाँ पर सुने विल और शैल कहाँ कहाँ लगाना है। विल आप सारी चीज़ों के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इन अमेरिकन इंग्लिश विल आप सारी चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, बट ब्रिटिश इंग्लिश में आई और वी के साथ आप शैल भी लगा सकते हैं। तो अगर आई और वी आप
आई और वी के साथ शैल बी लगाना चाहते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि आई और वी के साथ भी मैं विल भी लगा लेती हूँ और विल का यूज़ कर लेती हूँ, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये राइट है। ठीक है, तो ये अहमद विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अहमद विल नॉट बी। अब नेगेटिव बनाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि विल बी है, विल और बी के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव में बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पहले विल अहमद बी। ठीक है, विल अहमद बी, सब्जेक्ट के बाद आपने बी लगाना है। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना कि विल बी अहमद प्लेइंग क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा बेटा। विल अहमद बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रो नेगेटिव बनाते हुए बेटा हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद नॉट अहमद बी। अब यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है इंट्रो नेगेटिव में कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया है, तो आप ऐसे भी लेकिन पढ़ेंगे नॉट अहमद बी प्लेइंग क्रिकेट, will not अहमद be playing cricket। ठीक है, आपने will not भी पढ़ सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, अगर आप थोड़े सा बनना चाहते हैं या कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये ज़्यादा राइट है। will not अहमद बी प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि विल जो है विल को पूरा प्रोनाउंस नहीं करते, इल करते हैं। अहमद विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अहमद विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, इल अहमद बी प्लेइंग क्रिकेट, इल नॉट अहमद बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बेटा, तो होप सो कि आपको, और इसको विल नॉट को एक और चीज़ बोलते हैं, हम वांट कहते हैं, वांट WON कॉमा T, वांट। विल नॉट का मतलब वांट अहमद बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से भी बोलते हैं। होप सो कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, मुझे बहुत मज़ा आया आपको पढ़ाने में। होप सो कि आपको भी अच्छा लगा होगा पढ़ने में। तो मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।